Hello everyone, welcome to Melvano app. So today we would be discussing about combination of resistors. तो हमने अभी तक बहुत कुछ चीजें पढ़ ली हैं, जैसे resistors क्या होते हैं, इनके बारे में चीजें पढ़ी, how it varies with length कैसे वेरी करता है, area of cross section के हिसाब से किस तरीके से इसमें वेरिएशन आता है. आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जब इन resistors की बात करेंगे तो resistors का कॉम्बिनेशन, यानी अगर मैं इसको पैरेलल में लगा दूं या अगर मैं इसको सीरीज में लगा दूं तब क्या होगा, एंड व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ सीरीज एंड इन द केस ऑफ पैरेलल. चलिए शुरू करते हैं. तो व्हेन आई टॉक अबाउट सीरीज रेजिस्टेंस, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेम करंट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टर, सेम करंट जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. अब थोड़ा सा हम इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करें, सो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे अगर आपके पास एक रजिस्टर है लाइक दिस, दूसरा रजिस्टर है लाइक दिस, एंड तीसरा रजिस्टर है लाइक दिस, ठीक है भाई, एंड सपोज वी हैव अ बैटरी जिसकी वोल्टेज है V. यहां पे जो वैल्यू है ये है R1, यहां पे जो वैल्यू है ये है R2, और यहां पे जो वैल्यू है ये है R3. करेक्ट? वी हैव R1, वी हैव R2 एंड वी हैव R3. ठीक. अब द वोल्टेज ड्रॉप across this is suppose V1, the voltage drop across the resistor R2 is V2, और voltage drop जो तो थर्ड रेजिस्टर के अक्रॉस होगा वो क्या होगा, V3 होगा. मान लेते हैं कि इस पूरे सर्किट में इस बैटरी से जो करंट शुरुआत होती है उसकी वो होती है स्मॉल आई की. यहां पर भी नॉर्मल सी बात है, करंट आई जा रहा है, इस वाली ब्रांच में भी आई, यानी R1, R2 और R3 सब में कितना करंट जाएगा, आई जाएगा. क्या हमें इतना पता है? अगर हमें इतना पता है तो यह R1, यह R2 और यह R3 सारे के सारे किस में है, सीरीज में है. और अगर यह सीरीज में है तो हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया कि भाई जो V1 होगा वो क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1, और उसकी वैल्यू क्या होगी, करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस. तो आप देख सकते हैं यह पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी आपके पास किसकी, इस V1 की. Similarly, when I talk about V2, तो करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर R2 इनटू इसका खुद का रेजिस्टेंस, तो आप देख सकते हैं यहां पे V2 कैन बी इजीली रिटन लाइक दिस. V3 की बात करें तो वो कितना होगा, करंट इनटू R3, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, I इनटू R3. आई होप आपको समझ में आया हो किस तरीके से हमने चीजों को लिखा है और समझा है. क्या सेम डायग्राम आपको यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी बैटरी लगी है, यही V1, V2, V3 आर रिप्रेजेंटिंग वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3. तो क्या लिखा है, सम ऑफ द वोल्टेजेस अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट, जहां पे V की वैल्यू है V1 प्लस V2 प्लस V3, वेयर वी हैव केप्ट द वैल्यूज ऑफ V1, V2, V3 जो कि कितनी थी, IR1, IR2 एंड IR3. हमने सीखा था, कैसे सीखा था भाई, कि यहां से करंट जा रहा है I, तो सभी ब्रांचेस में जो करंट होगा वो कितना होगा, वो होगा I. करेक्ट है. तो यहां से हमें ये सब चीजें मिल गई. ये सब मिलने के बाद क्या हम कह सकते हैं, अगर हमें इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो क्या इस इक्विवेलेंट सर्किट में यहां पे एक रेजिस्टेंस आने वाला है, यहां पे एक बैटरी आने वाली है, और ये जो वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, दिस वुड बी इक्वल टू आर इक्विवेलेंट. और अगर यह आर इक्विवेलेंट होगी तो मुझे पता है कि इस आर इक्विवेलेंट के लिए जो हमें करंट चाहिए होगा वह आई ही चाहिए होगा, तभी तो ये इक्विवेलेंट कहलाएगा, तभी तो यह एक जैसा कहलाएगा. यदि इन तीन रेजिस्टेंस की जगह पे मुझे एक सिंगल रेजिस्टेंस से इन तीनों को रिप्लेस करना है, सच दैट सर्किट का वोल्टेज V, मतलब बैटरी का वोल्टेज V ही रहे, और करंट जो उसमें से निकल रहा था वो पहले जो निकल रहा है विच इज इक्वल टू I, उतना ही निकले. क्या आपको इतना समझ आया? अगर इतना समझ में आ गया तो आप देख सकते हैं यहां पे जो V लिखा है वो हमने कैसे लिखा है, V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्वलेंट, या यू कहो IR. तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, देख लीजिए आप लोग. आपको यहां तक समझ में आया? तो फाइनली वी हैव दिस एक्सप्रेशन R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. R इक्विवेलेंट लिखें या R लिखे, इट इज वन एंड द सेम थिंग. अब सोच के देखिए, यहां पे मैंने तीन रेजिस्टेंसेस लगाए, अगर तीन की जगह पे दो लगाता तो क्या R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता? बिल्कुल सही बात है. तीन की जगह पे चार लगाता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होता. चार की जगह पे पांच लगाता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 होता. 5 की जगह पे 6 लगाता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 होता. समझ पा रहे हैं? यानी R इक्विवेलेंट की वैल्यू इसी तरीके से ऐड ऑन होती चली जाएगी. यानी आपके पास फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, जितने भी रेजिस्टर्स
लगे हुए हैं सीरीज में, उन सबको सिंपल एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। एक चीज ध्यान रखना है, आप कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा ऐड ही होंगे। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आप सीख चुके हैं कि जब भी कोई कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स सीरीज में लगा हो तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 टिल Rn होती है। अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और कॉम्बिनेशन जिसको हम जानते हैं बाय द नेम पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, वह था सीरीज यानी एक के बाद एक लगने वाला, पैरेलल यानी एक के ऊपर एक लगने वाला। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है आपके पास एक रेजिस्टेंस है विच इज R1, आपके पास दूसरा रेजिस्टेंस है विच इज R2 और आपके पास तीसरा रेजिस्टेंस है विच इज R3। क्या आपको इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया क्या मैं कह सकता हूं यहां से मैंने क्या किया, एक बैटरी लगा दी। यहां से हमने एक बैटरी लगा दी। अब बैटरी लगाने पे बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है? वो है V। अब अगर बैटरी का वोल्टेज V है तो क्या मैं कह सकता हूं इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा V1, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा V2 और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा कितना? V3। बाय कॉमन सेंस, बाय लॉजिक क्या मैं कह सकता हूं कि R1, R2, R3 ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दैट मींस इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज V होगा तो वही वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा और वही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगा, यानी सारे के सारे वोल्टेजेस कितने कितने होंगे? V एंड V। अगर आपको इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं करंट्स के बारे में। तो हमने कहा यहां से जो करंट निकला, सपोज वो I निकला, तो यहां पर भी I पहुंचा। अब अगर करंट इसमें I पहुंच चुका है तो उसके पास तीन रास्ते हैं जाने के लिए। तो मान लेते हैं कि पहले रास्ते में I1 करंट मिल रहा है, दूसरे रास्ते में I2 करंट गया और तीसरे रास्ते में I3 करंट गया। नॉर्मल सी बात है, यहां से जब सारे के सारे मिलेंगे तो फिर से ये करंट यूनाइट होकर कितना बन जाएगा? जो I करंट गया था वही I करंट बैटरी को रिसीव हो जाएगा। अब क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल्स जो है वो सबके सब बराबर हैं, तो क्या मैं आसानी से एक चीज लिख सकता हूं आपके लिए कि इसके अक्रॉस, R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो है V, इसके अक्रॉस जो करंट है वो है I1 और रेजिस्टर की वैल्यू है R1। तो क्या मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू IR। कहने का मतलब क्या हो गया कि V इज इक्वल टू I1 R1 इंप्लाइज I1 की वैल्यू हो गई V अपॉन R1। चेक कर लीजिए एक बार। फिर मैं बात करता हूं V2 के बारे में। क्या मैं कह सकता हूं कि V की वैल्यू है I2 R2 इंप्लाइज I2 की वैल्यू हो गई V अपॉन ऑफ R2। एक बार फिर से चेक कर लीजिए। अगर यहां तक समझ में आया तो नाउ आई विल टॉक अबाउट R3। R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है V और इसके अक्रॉस जो करंट है वो है I3। कैन आई राइट डाउन कि V इज इक्वल टू I3 इंटू R3, यानी कि I3 के अक्रॉस जो करंट हो गया वो हो गया V अपॉन R3। क्या आपको इतना एकदम क्लियर है? अगर इतना एकदम क्लियर है तो आप देख सकते हैं यहां पर भी आपके पास कुछ सिमिलर वैल्यूज ही लिखी हुई हैं जो कि एक्चुअल में हमने सॉल्व करके निकाली हैं, व्हिच इज एक्जैक्टली मैचिंग विद द वैल्यूज रिटन ऑन द स्लाइड। क्या लिखा है? I1 की वैल्यू कितनी लिखी है? V अपॉन R1। I2 की वैल्यू कितनी लिखी है? V अपॉन R2। I3 की वैल्यू कितनी लिखी है? V अपॉन R3। और यही तो हमने भी निकाला है। अगर यहां तक समझ में आया तो लेट अस मूव फॉरवर्ड और बात करते हैं ये जो सर्किट बना हुआ है, यही सर्किट हम भी बात कर रहे थे। अब हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा इसका? चलिए, क्या यहां पे इन तीनों को हमें रिप्लेस करना है एक सिंगल रेजिस्टेंस से जिसकी वैल्यू कुछ R इक्विवेलेंट या जैसा कि क्वेश्चन में कही गई है ओनली R लिख देते हैं, और यहां पे हमें लगाई एक बैटरी। इस बैटरी का वोल्टेज है V और इसमें से जो करंट जाना है वो I ही जाएगा, याद रखना। जो इस वाले सर्किट में गया उतना ही करंट जाएगा। तो कैन आई राइट डाउन कि यहां पे जो I की वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए V अपॉन R। क्या आपको इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो क्या एक चीज और लिख सकता हूं, इस पर्टिकुलर सर्किट में जो I है आपके पास वो क्या है? वो है I1 प्लस I2 प्लस I3। इस सर्किट में जो वैल्यू ऑफ करंट है वो है I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1, I2, I3 की वैल्यू हमें पता है। क्या पता है भाई? ये हमें पता है V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। और I की वैल्यू कितनी है? ये है V अपॉन R, ये है V अपॉन R। तो क्या आसानी से यहां से V कैंसिल आउट कर सकता हूं, एंड व्हाट कैन आई फाइनली अचीव? आई कैन फाइनली अचीव दिस वैल्यू। So 1 by R, which is actually 1 by R equivalent, equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। अब आप सोच के देखिए, अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नहीं होता, सपोज R3 नहीं होता, तो क्या मैं यहाँ पे 1 by R3 हटा देता?
तो क्या लिखता 1/R1 प्लस 1/R2। अगर यहाँ पे 3 के साथ एक और रेजिस्टेंस होता R4 होता तो मैं क्या लिखता 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। क्या आपको इतना समझ में आया? यदि R1 R2 R3 R4 R5 R6 टिल Rn भी होते ना तो भी मैं आसानी से 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 ऐसे करते करते जितने रेजिस्टेंसेस हैं उनको आसानी से जोड़ के लिख देता। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वह सेम रहेगा, एंड व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज तो उनके अक्रॉस जो करंट है वह सेम रहेगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका जब मन करे जैसे मन करे आप उसी समय, मुश्किल से 20 सेकंड लगेंगे, आप इस रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड लेट अस टॉक अबाउट अ क्वेश्चन। Identical resistance of resistances are connected as in figure. Then find out the net resistance between x and y. अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज बता दूं। जब भी हमारा करंट फ्लो होता है तो करंट कैसे फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल, यानी हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन में जब वो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? वहीं पे तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, लेकिन अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V है, तो इन दोनों के इन पॉइंट्स के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं तो क्या मैं कहूंगा करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी? बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और अगर यह जीरो हो जाएगी तो करंट फ्लो नहीं होगा। चलिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ये पर्टिकुलर फिगर दे रखा है हमें, क्या क्या कह रखा है? हमें एक्स और वाई के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको लेते हैं और यहां पे एक बैटरी लगा देते हैं और यहां पे एक बैटरी लगा देते हैं। अब जब इसके अक्रॉस बैटरी लगा देंगे, बैटरी का वोल्टेज है V, तो करंट फ्लो करेगा इस पूरे सर्किट में। अब थोड़ा दिमाग लगाएं तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो पूरा सर्किट है ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो क्या इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, पॉइंट A, point C, point E, similarly point B, point D, point F। तो मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए A, B, C, D, E, F। क्या इन पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D and potential at E is equal to potential at F। क्या आपको इतना समझा? क्या आपको इतना समझ आया? अगर समझ में आ गया तो क्या मैं कह सकता हूं कि A और B क्योंकि सेम पोटेंशियल पे है तो इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस बनाए चाहे ना बनाए फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहां से तो कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा। करेक्ट। जब मैं बात करता हूं C और D की, तो जब मैं बात करता हूं C और D की तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, थोड़ी देर बनाएंगे वो हम। तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, इसका मतलब करंट फ्लो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अभी के लिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए बाद में सोचेंगे इसके बारे में। यहां तो कुछ नहीं होगा। E और D, E और F, सॉरी E और F, तो E और F के अक्रॉस भी कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन पॉइंट्स को मार्क कर रहा हूं X, A, B, C, D, ठीक है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं X वाला पॉइंट, A वाला पॉइंट और B वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, E वाला पॉइंट, Y वाला पॉइंट और F वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। तो मैं इस पूरे सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूं, इस पूरे सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए A, D और X। अच्छा एक सेकंड यहां पे क्या करा हमने जो यूज करा है, एक मिनट दीजिए मुझे, मैं इसके नाम थोड़े से चेंज कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने जो यूज करे हैं वो कुछ डिफरेंट है, लेकिन हम कह वही रहे हैं, चीजें थोड़ी सी अलग तरीके से रिप्रेजेंट करी गई है। लेट अस डू दैट। सो A वाला पॉइंट ये, B वाला पॉइंट ये, C वाला पॉइंट ये, D वाला, E वाला, F वाला। तो पोटेंशियल एट A और पोटेंशियल एट D बराबर पोटेंशियल एट B एंड पोटेंशियल एट E बराबर पोटेंशियल एट C एंड पोटेंशियल एट F बराबर। ठीक है क्या? अच्छा, तो X, A और D सेम पोटेंशियल पे है। तो अब देख लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे X, A और D सेम पोटेंशियल पे बना दिए। फिर हमने Y, C और E देख सकते हैं, Y, C और E। अच्छा, E भी अलग अलग कर रखा है ना, ओके। सो Y, C और
ई भी अलग अलग पॉइंट, एफ और जी कर रखा है, ओके फाइन। सो यहाँ पे एफ और जी कर रखा है, ठीक है, नॉट एन इश्यू एट ऑल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम लोग एफ, ठीक है ना, देख लीजिए भाई, यहाँ पे हम लोग करेंगे ई, सॉरी नॉट एफ, ई, ठीक है। और यहाँ पे क्या करा हुआ है, यहाँ पे करा हुआ है एफ एन जी। तो एक बार हम लोग भी इसी साइन कन्वेंशन आप चलते हैं, एफ एन जी। सो एफ एंड जी, क्या पता समझ पाया, और भी कुछ है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, बी पॉइंट अंदर बना दिया इन्होंने, फाइन। तो यहां पे कहीं पे इन्होंने बी पॉइंट बना दिया, ठीक है भाई। सो क्या मैं यहां पे फिर से लिखूंगा, क्या लिखूंगा, क्या मैं यहां पे फिर से लिखूंगा कि भाई ए और डी तो सेम है, फिर एफ और जी भी सेम है, फिर सी और ई भी सेम है, ठीक है ना भाई, यहां तक एकदम क्लियर। अगर यहां तक क्लियर है तो देख लीजिए, सारे सारे पॉइंट्स हमने वैसे बना दिए। अब हमने क्या किया, रेजिस्टर्स को जो पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे है उनको एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया, लाइक ए एक्स ए और डी सेम पोटेंशियल पे थे, वाई सी और ई सेम पोटेंशियल पे है, और बी तो सेंटर वाला पॉइंट है, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। सभी रेजिस्टर्स की वैल्यू कितनी है, आर है, तो इस कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बाय 3। इस कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन आर बाय 3। तो देख लीजिए, आर बाय 3 यहां पे आ गया, आर 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 यहां पे आ गया। जैसे ही हमारे पास ये वैल्यू आई, हम कहेंगे कि भाई एफ और जी के बीच का भी तो पोटेंशियल सेम था, तो इसको हटा दिया। तो हटाने के बाद आपके पास यह एक्सप्रेशन बनता है। इस एक्सप्रेशन के अंदर बड़े आसानी से आप r बाय 3 और r बाय 3 को सीरीज में कह के 2r बाय 3 लिख सकते हैं। अब ये 2r बाय 3, ये 2r और ये 2r कैसे होंगे, ये होंगे पैरेलल के अंदर। तो जब आप इसको पैरेलल में ऐड करेंगे तो किस तरीके से ऐड करेंगे, देख लीजिए एक बार, कुछ नया नहीं है इस बार। आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इस वाले कॉम्बिनेशन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2r बाय 3, ठीक है ना। इस वाले कॉम्बिनेशन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2r, और इस वाले कॉम्बिनेशन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास अगेन 2r। तो यहाँ पे जब आप 1 बाय आर इक्वलेंट या 1 बाय आर एक्स वाई निकालेंगे तो ये हो जाएगी 3/2r प्लस 1 बाय 2r प्लस 1 बाय 2r, और यहां से आप सॉल्व जब करते हैं तो व्हाट डू यू गेट, यू गेट 5/2r, यानी R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइनली R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 2R डिवाइडेड बाय 5। क्या आपको यहां तक कोई भी दिक्कत है क्या, अगर नहीं है तो एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए सेम आंसर आ रहा है आपके पास 2R बाय 5। आई होप यहां तक सब कुछ एकदम क्लियर है। सो आई होप आपको समझ में आया हो। आज के लेक्चर में हमने जो चीज पढ़ाई करी है, जिस चीजों को हमने समझा है, हमने क्या समझा है, हमने समझा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स किस तरीके से होगा, रेजिस्टेंसेस को अगर हम सीरीज में ऐड करते हैं तो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन कैसे निकलेगा, पैरेलल में ऐड करते हैं तो कॉम्बिनेशन कैसे निकलेगा, और हमने क्वेश्चन भी करा इसी पे बेस्ड। सो आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर इन योर माइंड। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।